दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखना है सीखने के हिसाब से, ना कि कुछ खरीदने बेचने के हिसाब से। अब देखिए, मार्केट पे आते हैं। सबसे पहले आज के दिन निफ्टी ने 37 पॉइंट्स के उछाल के साथ में क्लोजिंग दी, यानी 0.15% का जंप है। तो पिछले 2 दिन से हम देख पा रहे हैं कि निफ्टी अभी 25,100 के आसपास है। कल के दिन भी मार्केट न्यूट्रल था, आज के दिन भी आप बोल सकते हो काइंड ऑफ मार्केट न्यूट्रल ही था। आईटी ने सही परफॉर्म कर दिया, रिलायंस ने सही परफॉर्म कर दिया, कुछ ऑटो कंपनीज के स्टॉक चल पड़े, बाकी ऐसा कुछ खास यहाँ पे नहीं था। निफ्टी बैंक को देखें तो निफ्टी बैंक में 170 पॉइंट्स का डिप है। प्रॉफिट बुकिंग आज भी देखने को मिली है। मिड कैप की बात करें, स्मॉल कैप की बात करें तो चलो ये आज के दिन थोड़े से ठंडे हुए हैं। पिछले कुछ 6-7 दिन से हम देख पा रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन आज के दिन काइंड ऑफ एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। ओपन मार्केट में ये इस परसेंट से भी ज़्यादा गिर गए थे, बट क्लोजिंग बेसिस में आप देखोगे तो आधे आधे परसेंट के साथ में दोनों बंद हो चुके हैं। यहाँ पे हम स्टॉक्स को भी देखते हैं कि कितने स्टॉक्स तेजी में, मंदी में। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हाफ हाफ ही आपको देखने को मिलेगा, कुछ ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। सेक्टर्स को भी देखते हैं तो कल के दिन की तरह आज के दिन भी आधे सेक्टर प्लस में है और आधे सेक्टर माइनस में है, जिसमें सबसे तेज सेक्टर की बात करें तो आईटी है, फार्मा है, एनर्जी है। तो इन सेक्टर्स में अच्छी तेजी आज देखने को मिली। बाकी सरकारी बैंक्स आप देख सकते हैं, एफएमसीजी, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंस, ये आज नीचे थे। अब देखिए कुछ अपडेट्स को देखते हैं, आज की मार्केट में क्या हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है या नहीं है, समरी को देखते हैं। देखो आज का मार्केट कहाँ पे क्लोज हो चुका है वो आप नोट कर चुके हैं। तेजी बनी है ऑटो कंपनीज की तरफ से, जिसमें टाटा मोटर्स है, बजाज ऑटो है। आईटी कंपनीज की तरफ से भी तेजी बनी है, जिसमें इन्फोसिस है और एससीएल टेक है। साथ में सरकारी बैंक्स की बात करें, एफएमसीजी की बात करें तो ये प्रॉफिट टेकिंग के साथ में बंद हो चुके हैं। रुपीज़ की बात करें तो रुपीज़ चलो ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। क्रूड ऑयल का प्राइस आप देख सकते हैं $65 प्रति बैरल के आसपास है। सबसे बड़ी बात दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि ग्लोबल सेंटिमेंट अभी के समय पॉजिटिव है, यूएस चाइना ट्रेड डील की वजह से। साथ में मैं आपको कल बता चुका था कि अब जो ये हफ्ता है इसमें इन्वेस्टर्स फोकस करने वाले हैं यूएस के सीपीआई डेटा को लेकर। तो इसको लेकर भी आप बोल सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि सेंटिमेंट अभी पॉजिटिव है। तो इन्वेस्टर्स को ऐसा लग रहा है कि यूएस के अंदर जो डेटा है ट्रेड डील का वो भी अच्छा आएगा, साथ में सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा भी अच्छा आएगा। तो ग्लोबल मार्केट से हमको सपोर्ट मिल रहा है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट से हमको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। अब ग्लोबल सेक्टर कौन कौन से होते हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे आईटी को हम लेके चल सकते हैं, फार्मा को भी हम लेके चल सकते हैं। तो इस तरह के सेक्टर्स ने आज के दिन काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। अब देखिए ट्रंप और मस्क ये अभी चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब देखो यहाँ पे मजाक चल रहा है एक तरह से, आप बोल सकते हैं, या हो सकता है इनका इंटरनल कुछ हो। ट्रंप ने बोला है कि अब पॉसिबिलिटी है कि मैं एलॉन मस्क के साथ में चीज़ों को सही कर दूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, नोट कर सकते हैं। तो हो सकता है ये पॉलिटिक्स का ही एक पार्ट हो, क्योंकि ट्रंप है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस इनको पॉलिटिक्स का, डर्टी पॉलिटिक्स भी इनको अच्छे से आती है। हो सकता है ये पॉलिटिक्स का एक पार्ट हो और हमको जस्ट कुछ अलग ही दिखाने की कोशिश की जा रही हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो बड़ी खबर है, जो डील हो चुकी है चाइना के साथ में। अब ये ट्रंप ने बोला है, ऑफिशियल न्यूज़ भी अभी आ जाएगी तो उसको भी हम नोट कर लेंगे। तो देखिए ट्रंप की तरफ से बोला जा चुका है कि हमारी जो डील है चाइना के साथ में डन हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। हम ले रहे हैं 55% ऑफ टैरिफ्स, चाइना ले रहा है 10% ऑफ टैरिफ्स। यानी यूएस ने चाइना के ऊपर 55% टैरिफ लगा दिया और चाइना ने यूएस के ऊपर 10% का टैरिफ लगा दिया है। तो ये डील हो चुकी है डन, और इसमें यूएस का फायदा दिखता है साफ साफ, क्योंकि यूएस 55% टैरिफ ले रहा है, चाइना 10% का टैरिफ ले रही है। तो इस वजह से मार्केट ने अच्छी तेजी दिखाई, इंडियन मार्केट ने। अब ये देखिए न्यूज़ आई है 20 मिनट पहले, यानी 1 घंटे पहले आप मान सकते हैं, वीडियो जब तक आपके पास में पहुंचेगा उससे। तो देखते हैं इसको लेकर यूएस के मार्केट फ्यूचर कैसा कर रहे हैं, यूएस का मार्केट कैसे ओपन होता है। ठीक है, तो ये कुछ बड़ी खबरें हैं जो आज के लिए इन्वेस्टर्स के लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ में एक बड़ी खबर और आएगी सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा की विद एक्सपेक्टेशन, तो उसको भी देखेंगे और उसके हिसाब से भी मार्केट काफ़ी इंटरेस्टिंगली परफॉर्म कर सकता है। अब देखिए निफ्टी कहाँ पे है, 25,141 यानी 141 पर, ये 100 का जो नंबर है इसी के आसपास निफ्टी भी परफॉर्म करा है। अच्छी बात है कि 25,000 को निफ्टी ने तोड़ दिया है और उसके ऊपर टिकने की कोशिश करा है। अभी एक अच्छा स्विंग आपने देखा, यहाँ पे डबल बॉटम बनता है, उसके बाद में एक स्विंग, और यहाँ पे मार्केट अटका हुआ है। तो काइंड ऑफ ऐसे पैटर्न को हम बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। तो अगर ये हैंडल ब्रेक करता है तो पॉसिबिलिटी अच्छी बन जाती है निफ्टी के लिए। तो ये देखिए मार्केट की सिचुएशन थी। आज का जो मार्केट है वो फोकस रह चुका है या कर चुका है स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज के ऊपर।
अगर आपके पास में एक पोर्टफोलियो है, उसके अंदर स्मॉल मिड कैप लार्ज कैप कंपनीज है, तो आपको दिखा होगा कि आपकी जो स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज है उनमें काफ़ी बड़े एक्शंस हुए हैं और नेगेटिवली एक्शंस भी देखने को मिले हैं। तो इसकी वजह से हो सकता है कि काफ़ी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया हो, क्योंकि स्मॉल एंड मिड कैप कंपनी के स्टॉक्स आज नीचे गए थे। तो देखिए यहाँ पे मल्टी सेशन गेनिंग, यानी हम बोल सकते हैं कि पिछले 6-7 दिन से हम ट्रेडिंग डेज हम देख रहे हैं स्मॉल एंड मिड कैप आउट परफॉर्म करते जाते हैं, चलते जा रहे हैं। तो आज के दिन वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अगर ये 1% भी गिरता ना, या मोर देन 1% के साथ भी क्लोज होता, तो भी हम इसको एक प्रॉफिट बुकिंग बोलते हैं। क्योंकि अगर कोई सेक्टर है जो, देखो यहाँ पे लाइकली ऑन प्रॉफिट बुकिंग मेंशन कर रखा है, ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ डेटा मिलता नहीं है कि क्या हुआ है। तो जब भी इस तरह की गिरावट होती है कुछ बड़ी तेजी के बाद में, तो उसको एक प्रॉफिट बुकिंग बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 7 दिन से कंटिन्यू कोई इंडेक्स बढ़ता है और एक बार गिरता है, 1% क्यों ना हो, तो ठीक है, वो प्रॉफिट बुकिंग कहलाती है। अब कितना बढ़ चुका है, ये 6% बढ़ चुका है इसी महीने में, बहुत ही कम टाइम में। अभी 11 तारीख है, तो 6-7 ट्रेडिंग सेशन निकले हैं और इसके अंदर नियरली 6% के आसपास ये बढ़ चुका है। तो बहुत बड़ी बात है, इसको बहुत बड़ी तेजी हम बोल सकते हैं। तो अगर इतना गिरता है तो कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। अब देखो रीज़न क्या हो सकता है। रीज़न हो सकता है एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, सबसे इंपॉर्टेंट ये एक रीज़न है जो काफ़ी मतलब सालों से देखते आ रहा हूँ। जब भी आप 17-18 का बुल मार्केट देख चुके हो या उससे पहले का देख चुके हो, 20 के बाद में देख चुके हो, तो हर बार आपको दिखाई देगा कि स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज़ की वैल्यूएशंस काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा कि वैल्यूएशन को आप किस तरह से देख सकते हैं, और यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लेक्स वैल्यूएशन होती है इन कंपनीज़ की, इन सेक्टर्स की। तो इस वजह से बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट होता है कि कोई सपोर्ट इन्वेस्टर निकाल पाए। जैसे निफ्टी का सपोर्ट तो निकालना ईजी है, 1920 के आसपास सपोर्ट निकला था, उसके बाद में रिकवरी निफ्टी ने दिखाई। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यूएशन है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो सपोर्ट निकालना इतना आसान नहीं होता है। तो उसका क्या सॉल्यूशंस है, म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं जो अच्छा कर रहे हैं, कैसे हम सिलेक्शन कर सकते हैं, कैसे हम देख सकते हैं स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज को, वो भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, मेंशन कर रखा है कि वैल्यूएशन अपने फंडामेंटल से भी आगे चल रही है। मैनी पॉकेट्स, यानी काफ़ी सारी जो भी कंपनीज हैं, स्टॉक्स हैं, उनकी। तो इन्वेस्टर्स को अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा लो रखना चाहिए, कम रखना चाहिए। जो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि पिछले 2-3 साल से कोविड के बाद में जो ग्रोथ हमने देखी है स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज में, म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स में, वैसी एक्सपेक्टेशंस तो एक समझदार इन्वेस्टर नहीं करेगा। वैसे रिटर्न्स तो मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब देखिए यहाँ पे कंपनीज के अंदर सिलेक्टिव होना चाहिए इन्वेस्टर्स को, ये भी सिखाने की कोशिश की है, साथ में अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम रखने की कोशिश की है। ठीक है, दोनों चीज़ आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। वैसे यहाँ पे देखिए मेंशन भी कर रखा है कि निफ्टी स्मॉल कैप ने 100 ने ऑलमोस्ट 25% के रिटर्न्स दिए पिछले 3 महीनों में, तो काफ़ी बड़े रिटर्न्स ये माने जाते हैं। सेकंड रीज़न आप देखोगे ना, तो आज के दिन जो डिफेंस कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जैसे आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो 2% के साथ में निफ्टी इंडिया, डिफेंस का सेक्टर गिरा है। इसको भी हम नेगेटिवली रिवर्सल अभी तक नहीं बोलेंगे, क्योंकि काफ़ी कंपनीज चली थी, 2-5% गिरने से कोई नेगेटिवली रिवर्सल नहीं होता है। तो यहाँ पे भी एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। और स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज का जो इंडेक्स है उसके अंदर आप देखोगे ना, तो बड़े नेम्स, यानी जो टॉप होल्डिंग्स के अंदर आप काउंट कर सकते हैं, या मैक्सिमम जो कंपनीज आप काउंट कर सकते हैं, वो डिफेंस कंपनीज है, रेलवे कंपनीज है, और भी कुछ कंपनीज है जो अभी के समय जो ग्रोइंग सेक्टर उसके अंदर आ जाती है, जिसमें एनर्जी कंपनीज भी आप बोल सकते हैं। तो बीडीएल, कोचिन शिपयार्ड, मस्टॉक, ये जो नेम्स है, ये 3-3% के साथ में आज के दिन गिरे हैं। ठीक है, तो ये एक रीज़न है। साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसी कंपनीज भी आ जाती है जो फाइनेंशियल मार्केट वाली कंपनीज है, इनके स्टॉक भी गिरे हैं। तो ये जो सेक्टर्स हैं अभी के समय काफ़ी हॉट सेक्टर बने हुए हैं, बीच बीच में प्रॉफिट टेकिंग आती है, स्टॉक चलते हैं। तो ये एक रीज़न आप इसमें मान के चल सकते हैं। अब देखिए हम वैल्यूएशन को देखते हैं। ये चीज़ काफ़ी कॉम्प्लेक्स आपको दिखेगी, तो इसको ईजी हम करने की कोशिश करेंगे। देखो निफ्टी मिड कैप 100 पे आता है सबसे पहले, और यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि 33 का पीई रेशियो है इसका, तो बहुत ज़्यादा है। निफ्टी की कंपैरिजन में तो काफ़ी ज़्यादा है। निफ्टी बैंक तो 14 का ही है, निफ्टी की बात करें तो 20 के ऊपर है। तो यहाँ पे क्या है, 33 है। क्यों? पहली चीज़ तो आप ये देखो कि मिड कैप कंपनीज़ की जो ग्रोथ होती है परसेंटेज वाइज, वो हाई होती है लार्ज कैप कंपनीज़ के कंपैरिजन में। तो जहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होती है वहाँ पे बाइंग ज़्यादा होती है, वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे पैसे भी ज़्यादा बनते हैं। तो क्या होता है, वैल्यूएशन भी ज़्यादा पहुँच जाती है ऊपर। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, ये 100 कंपनीज़ तो नहीं, 14 कंपनीज़ के नेम्स आप यहाँ पे नोट कर पाओगे, जिसमें हिंदुस्तान जिंक है, सोलर इंडस्ट्री है। देखिए ये अब कहाँ पे आ चुकी है,
कंपनी का मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, लेकिन अब ये मिड कैप की डेफिनेशंस भी चेंज होती रहती है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी का मार्केट कैप भी बढ़ता जाता है, तो फिर मिड कैप का भी जो कैप होता है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, मचडॉक आप देखोगे तो ये जो कंपनीज है ना, BSC, जिंक, सोलार, मचडॉक, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, जो पिछले कुछ ही टाइम में काफ़ी चल चुकी है। मुथूट फाइनेंस, इसमें भी आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे, SBI कार्स। ठीक है, ये जो कंपनीज है, अब ये एग्जैक्टली डेटा नहीं है, screener.in मार्केट कैप के हिसाब से और भी काफ़ी सारे पैरामीटर्स के हिसाब से दिखाता है कंपनीज, लेकिन मोटा मोटे आप बोल सकते हैं इसी तरह की कंपनीज यहाँ पे हो जाती है। अब देखिए वैल्यूएशन को देखते हैं, यहाँ पे आप देखोगे ना तो लॉन्ग टर्म की वैल्यूएशन का चार्ट आपके सामने है, जो कि 2006 से लेकर अभी तक की का है। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो वैल्यूएशन के कैप पहले हुआ करते थे, इनकी दुनिया अलग थी। उस समय दोस्तों मार्केट अलग था, सेक्टर्स अलग थे, इन्वेस्टिंग अलग थी, पी रेशियोज अलग थे। तो उस समय जो ये इंडेक्स है ना, इसकी वैल्यूएशन इस कैप में घूमा करती थी। यानी दोस्तों ये रेसिस्टेंस थे ऊपर के पॉइंट्स, और ये सपोर्ट के पॉइंट्स बन गए थे। ठीक है, तो होता क्या है, जब भी ब्रेकआउट्स वगैरह होते हैं तो पिछला जो रेसिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बनता है। तो यहाँ पे जैसे जैसे ग्रोथ मिली वैसे वैसे चीज़ें चेंज हुई, जो पहले रेसिस्टेंस बने हुए थे वो अब सपोर्ट बन गए। आप सिंपली नोट कर सकते हैं, ये पॉइंट्स रेसिस्टेंस के पॉइंट थे, तो ये पॉइंट अब बन चुके हैं सपोर्ट के पॉइंट, कि इन पर जैसे ही मिड कैप इंडेक्स आता है उसके बाद में शार्प जंप मिलती है, बड़े पैसे बन जाते हैं। अगेन दोस्तों बोलना चाहूँगा, कुछ कॉल वगैरह नहीं है कि आपको यहाँ पे बाइंग करनी है या बेचना है, जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप चीज़ों को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। एग्जैक्टली किसी को नहीं पता क्या होगा, लेकिन हाँ जो डेटा है उसको किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, डेटा देखते हैं पिछले 10 साल का, और इसके अंदर आपको चीज़ें और क्लियर होती हुई देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक बेस, उससे तेजी बनी, ये एक बेस और ये एक बेस। तो अभी कहाँ पे है मिड कैप इंडेक्स, इस बेस से ऊपर है, तो गैप दिखता है। तो क्या पॉसिबिलिटी है क्या नीचे आने की? डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है। क्या आएगा, क्या किसी को नहीं पता है, लेकिन हाँ डेफिनेटली यहाँ पे आप देख सकते हैं गैप है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। डिटेल में देखने पर दोस्तों पता चलता है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो दिख रही थी हमको, लेकिन जैसे जैसे ये रिवर्स हो रहा है यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, क्या पता यहाँ तक नहीं पहुँचे, मार्केट का सपोर्ट इसको मिल जाए। कुछ कंपनीज की न्यूज़ भी अच्छी आ रही है, जिसमें डिफेंस कंपनीज हम बोल सकते हैं, फाइनेंशियल मार्केट वाली कंपनीज हम बोल सकते हैं। तो क्या पता अगले क्वार्टर के रिजल्ट तक यहाँ तक नहीं पहुँचे, उसमें एक्सपेक्टेशंस मिस हो तो चांसेस बढ़ जाए। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आप देखोगे ना तो कोई भी इंडेक्स आपको ऐसा दिखेगा नहीं, निफ्टी IT, निफ्टी बैंक, ऐसा दिखेगा नहीं कि एकदम से कोई वैल्यूएशन 120 पे पहुंच जाती है, एकदम से वैल्यूएशन 60 पे पहुंच जाती है, उसके बाद में 20। इतना जो बड़ा गैप है ना, इतनी जो वॉलेटिलिटी है वो आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। इसी वजह से दोस्तों स्मॉल एंड मिड कैप को काफ़ी रिस्की बोला जाता है, क्योंकि पैसे भी ज़्यादा बनते हैं, लेकिन यहाँ पे रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, काफ़ी जटिल सिचुएशन है। अब देखो यहाँ पे स्मॉल कैप को देखते हैं, इसकी भी वैल्यूएशन 33 की है, और इसकी कंपनी इसमें आपको पहले बता देता हूँ, IDBI बैंक है, इसमें भी M6 आ गया, लॉरस लैब, CDSL इसमें भी चलो दिख रहा है, और ये जो कंपनीज आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्मॉल कैप की कंपनीज है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे भी आप देखोगे ना तो ये तो इससे भी ज़्यादा वॉलेटाइल है, कि ये तो 200 तक पहुँच गया, कभी 150 पहुँच गया, कभी सपोर्ट यहाँ बन गया। ठीक है, तो इसका भी एक सपोर्ट की रेंज यहाँ पे बनी हुई है, उससे भी अभी आपको थोड़ा सा ऊपर देखने को मिलेगा। इसको भी और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सपोर्ट का पे 22 और अभी है ये 33। ठीक है, तो ये अभी भी गैप इसमें बाकी है, तो वो चीज़ आप इसमें नोट कर सकते हैं। पता नहीं है कि यहाँ से एकदम से ऊपर चल जाए या फिर अपने सपोर्ट को ले, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो फिर भी हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं चलो सपोर्ट मिल जाए, लेकिन मार्केट का डायरेक्शन यहाँ पे है और स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज आपको ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही, तो एक्सपेक्टेशन करना ज़्यादा कुछ सही नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों इन्वेस्टर क्या करते हैं, जो अभी आपने देखा किसी बड़े एडवाइज़र ने समझाने की कोशिश की, आपको सिखाने की कोशिश की कि आपकी एक्सपेक्टेशन सबसे पहले उसको कम कर दो। सेकंड क्या करते हैं, इन्वेस्टर सिलेक्टिव हो जाते हैं, वो कंपनीज के स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं बहुत अच्छी तरह से। जैसे अभी काफ़ी इन्वेस्टर ट्रेड करने के हिसाब से या फिर मोमेंटम को चेज करने के हिसाब से डिफेंस के अंदर जा रहे हैं, एनर्जी के अंदर जा रहे हैं, रेलवेज के अंदर जा रहे हैं, और साथ में उसके साथ में हम और भी कुछ सेक्टर्स बोल सकते हैं जो भी हॉट सेक्टर बने हुए हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स, इनके अंदर जा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं जो वैल्यूएशन को चेज कर रहे हैं, कि काफ़ी सारी जो मिड कैप कंपनी है, जैसे FMCG बोल सकते हैं, बीकाजी भी मिड कैप कंपनी है, उनकी वैल्यूएशन थोड़ी सी कम हो चुकी है, चीज़ें चेंज हो चुकी है, तो कॉन्ट्रा बेट ले, तो काफ़ी इन्वेस्टर उसके हिसाब से जा रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स का काम है एक्सपेक्टेशंस अपनी कम रखना और स्टॉक सिलेक्शन करना। अब कोई सिलेक्शन नहीं करना चाहता है, इंडेक्स के ऊपर बैट करना चाहता है, तो उससे अच्छा ऑप्शन क्या है, उससे अच्छा ऑप्शन होता है दोस्तों म्यूचुअल फंड।
अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे निफ्टी मिड कैप का इंडेक्स है जो यहाँ से यहाँ तक की ग्रोथ दिखा रहा है, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ये फंड है एक्टिव फंड। देखो इंडेक्स और एक्टिव फंड के बीच में क्या डिफरेंस होता है आपको पता ही है। इंडेक्स फंड इंडेक्स के हिसाब से चलते हैं, वहाँ पे फंड मैनेजर का कोई काम नहीं होता है कुछ खास, क्योंकि उसको इंडेक्स को कॉपी करना होता है, तो आपको पैसे भी कम देने होते हैं उस फंड मैनेजर को, उस एग्जिट लोड ये सब चीज़ें नहीं होती, बहुत कम होती है। लेकिन अगर आप एक्टिव फंड खरीदते हैं जिसमें फंड मैनेजर अपने हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को बनाता है और कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है, उसमें आपको उसको फीस ज़्यादा पे करनी होती है, लेकिन उसका रिवॉर्ड भी आपको मिलता है, वो इंडेक्स को बीट कर जाते हैं। अब देखो हर एक फंड इंडेक्स को बीट नहीं करेगा। कैसे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा फंड इंडेक्स को बीट करा है विदाउट कंपैरिजन, कैसे हम चीज़ों को चेक कर सकते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 900% के रिटर्न है, जबकि यहाँ पे 400-500% के रिटर्न है, जबकि ज़्यादा टाइम मिला है इंडेक्स को। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना टाइम था लेकिन अच्छा परफॉर्म नहीं किया। यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो इंडेक्स फ्लैट था जबकि इस फंड ने यू रिटर्न्स दिए, तो इस वजह से क्या होता है रिटर्न्स अच्छे बन जाते हैं। अगर मैं आपको पिछले 5 साल का डेटा दिखाऊं तो इसके अंदर भी आप देखोगे तो रिटर्न्स ज़्यादा बने हैं एक्टिव फंड में। ऐसा कुछ नहीं है कि मोतीलाल ओसवाल के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है, ये कुछ नहीं है, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब कैसे आप चूज़ कर सकते हैं फंड्स को, वो मैं आपको सिखाने की कोशिश यहाँ पे करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, एक कंपनी है फाइनेंशियल सर्विस कंपनी जिसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। ये कंपनी अमेरिकन कंपनी है और इस कंपनी के जो सीईओ है वो इंडियन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम इनका। तो होता क्या है, ये कंपनी बेसिकली रेटिंग्स देती है, एडवाइजरी सर्विसेज देती है, आर्टिकल्स आते हैं इनके काफ़ी सारे। तो ये कंपनी क्या है म्यूचुअल फंड को भी रेट करती है, जैसे हमने देखा कि स्टॉक्स की भी रेटिंग होती है AAA+, तो उसी तरह से म्यूचुअल फंड की भी रेटिंग होती है। अब म्यूचुअल फंड की रेटिंग कैसे होती है दोस्तों, म्यूचुअल फंड को स्टार्स मिलते हैं, टोटल 5 स्टार तक इनको मिल सकते हैं। 5 स्टार वाली जो भी फंड होती है वो अच्छी मानी जाती है। 1 स्टार यानी खराब, 2 स्टार उससे बेटर, 3 स्टार उससे अच्छी, और 4 स्टार उससे अच्छी, और 5 स्टार सबसे अच्छी। ठीक है, तो ये रेटिंग्स देती है कंपनी। अब देखो यहाँ पे रेटिंग्स का क्या मतलब है, ये जो रेटिंग है ये एक पीरियड के हिसाब से देती है ये कंपनी, जो 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया। ऐसा नहीं है कि अभी फंड आया मार्केट के अंदर और बुल मार्केट चल रहा है तो 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल के अंदर वो अच्छा कर गया तो उसको अच्छी रेटिंग मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, तभी इसकी रेटिंग को देखा जाता है। अब देखो इसकी रेटिंग का मतलब ये है कि अगर कोई फंड है, स्मॉल कैप फंड है जिसको 5 स्टार की रेटिंग मिली है, तो उसका मतलब वो है कि वो जो फंड है वो बाकी स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में बेस्ट है। अब बेस्ट का मतलब रिटर्न से नहीं होता है यहाँ पे दोस्तों, अच्छी बात यह है कि ये ओनली रिटर्न्स को नहीं, ये बेस बनाते हैं रिस्क। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नहीं देखते हैं ओवरऑल रिटर्न्स को, बट ये कंसीडर करते हैं द अमाउंट ऑफ रिस्क टेकन टू अचीव दैट रिटर्न, यानी उस रिटर्न को कमाने के लिए उस फंड मैनेजर ने, उस फंड ने कितना रिस्क लिया है वो भी ये देखते हैं। तो सब कुछ अच्छा होता है तो 5 स्टार की रेटिंग मिलती है। अब देखो एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाहूँगा, गलती बिल्कुल भी मत करना इन्वेस्टर कि किसी ने 5 स्टार रेटिंग देख के बाय करा और वो फंड हो सकता है कुछ टाइम के लिए 4 स्टार हो गया या हो सकता है 3 स्टार हो गया तो उसको बेच दिया, ऐसा नहीं है। ये टाइम टू टाइम की बात होती है, कभी हो सकता है उस फंड के स्टॉक अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो वो 4 से 5 भी हो जाता है। तो फोकस होना चाहिए इन्वेस्टर का कि चुनाव करें 5 और 4 वाले फंड को जिसकी रेटिंग अच्छी है, जिसमें क्वालिटी है, रिस्क और रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, उसके बाद में होल्ड किया जाए। कभी भी 1 2 ये जो रेटिंग्स होती है 3 वाली रेटिंग्स को अवॉइड करें, क्योंकि एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, जो डायरेक्ट फंड होते हैं उनका फ़ायदा यही है कि उसमें आपको कमीशन पे नहीं करना होता है एजेंट को। एजेंट आपको क्या बेचेगा, वो 1 2 3 वाले फंड बेचेगा, क्योंकि उस एजेंट को कंपनी पैसा देगी कि ये जो हम फंड है हमारे बिकते नहीं है तो उसको बिकवाओ, और एजेंट आपसे भी पैसा लेगा। तो अगर आपको डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करनी है तो ये सब चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेगी। एजेंट के थ्रू करनी है तो मतलब नहीं है, वो रेगुलर फंड बेचेगा और उसमें उसका कमीशन हर महीने जो भी आपके SIP होगी या जो भी आपका लमसम होगा उसका पार्ट आप उसको देते जाओगे और रिटर्न्स भी आपके नहीं बनेंगे। तो ये चीज़ होती है जो आपको देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा बहुत चीज़ें जो आपको देखनी होती है। अब मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ, सिर्फ यही फंड नहीं है, एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको कि कैसे चेक कर सकते हैं। देखो फंड के नेम्स अगर आप देखोगे या आपकी जो भी एप्लीकेशन है फंड वाली वो आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगी मॉर्निंग स्टार रेटिंग, सबसे नीचे आप देख सकते हैं। तो 515 स्टार है, ये 4 आउट ऑफ 5 भी हो सकता है, 3 आउट ऑफ 5 भी हो सकता है और 515 भी हो सकता है। तो 5 यानी बेस्ट फंड इस कैटेगरी के अंदर, फ्लैक्सी कैप के अंदर। ठीक है, तो होता क्या है, इन्वेस्टर एक पोर्टफोलियो बनाएगा तो वो क्या देखेगा, देखो सेक्टोरियल को एक बार हटा दो, वो मजे हुए खिलाड़ी के लिए होता है जो किसी सेक्टर के ऊपर बैट करना चाहते हैं। एक सिंपल इन्वेस्टर है वो क्या देखेगा, वो एक लार्ज कैप देखता है,
लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करता है, वो मिड कैप में इन्वेस्ट करता है और वो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता है। मैं एक और कैप आपके लिए बता देता हूँ, जो होता है पैनी कैप, यानी स्मॉल से भी ज़्यादा रिस्की, जिसको हम बोल सकते हैं माइक्रो कैप। तो ये 4 कैटेगरीज में वो देखता है। अब चारों कैटेगरीज में वो क्या करेगा, वो बेस्ट फंड का चुनाव करेगा और एक पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करेगा। कई तरह के फंड्स होते हैं, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। लार्ज कैप में मान लो किसी ने फ्लेक्सी कैप को देख लिया, तो पराग पारिक आ गया जिसमें 5 हो गया। मोतीलाल ओसवाल, आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे 5 है, इसके अलावा भी कुछ 5 हो सकता है, ऐसा नहीं है एक ही होगा, वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में आप देखोगे तो निपॉन हो गया, इसमें 5 स्टार। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप चेक कर सकते हो। माइक्रो कैप में आई थिंक एक ही फंड है जो एक्टिवली मैनेज भी नहीं है, वो इंडेक्स का है। 250 इंडेक्स फंड है, तो इंडेक्स है एक, तो इसकी वजह से यहाँ पे मॉर्निंग स्टार एक्टिव नहीं है। सेकंड, नया फंड है, ज़्यादा कुछ टाइम हुआ नहीं है, तो इसको भी देखते हैं। तो चारों कैटेगरीज यहाँ पे इन्वेस्टर के सामने अवेलेबल हो जाती है। तो ये होमवर्क है आपका, आपको चेक करना है कि किस में कैसी रेटिंग मिली हुई है, और आपको सीखना है और भी काफ़ी सारी चीज़ें उनके पोर्टफोलियोज को देख के, एग्जिट लोड को देख के, ये सब चीज़ों को देख के। क्वेश्चन दोस्तों मैं आपसे करूंगा कि आपको क्या लगता है कि स्मॉल जो मिड कैप है, इंडाइसेस है, इंडेक्स है, स्टॉक्स हैं, क्या वो अपने बॉटम पीई पर आएंगे या फिर यहीं से ऊपर जाएंगे? आप चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं। और फंड्स का काम दोस्तों सिंपल सा यही होता है, फंड का मतलब यही होता है कि इन्वेस्टर जैसे ही मार्केट गिरा उसमें इन्वेस्टिंग कर दी थोड़ी सी, और गिरा और खरीद लिया। तो उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं होती है कि आपको चेक करना पड़ेगा किसकी वैल्यूशन क्या है, क्योंकि एक्टिव फंड मैनेजर वो सब चीज़ें आपके लिए कर चुका है, वो स्टॉक का सिलेक्शन आपके लिए कर चुका है। तो इसलिए या तो इंडेक्स या स्टॉक सिलेक्शन या फंड्स, ये 3 चीज़ें होती है, और आपको इन तीनों में से किस चीज़ के ऊपर बिलीव है वो भी आप चाहे तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी दोस्तों कल के वीडियो को आप देख लेना, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट है आईटी कंपनीज़ के लिए, एआई कंपनी के लिए, टेक कंपनीज़ के लिए। यहाँ पे फंड्स के ऊपर भी बातचीत की है, स्टॉक्स के ऊपर भी डिस्कशन किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।